नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि अपन 5 क्लासेस जो है वो आरएस प्री के लिए जो है वो लेकर आएँगे, जिसमें सबसे पहले आपको राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसके बाद में राजस्थान का भूगोल, उसके बाद में विश्व की भूगोल, उसके बाद में भारतीय भूगोल और अब लास्ट क्लास जो है वह आपको मिल रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की। क्योंकि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वह क्वेश्चन रहने वाले हैं, चाहे 100 क्वेश्चन हो, चाहे 50 क्वेश्चन हो, लेकिन ये टॉप क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरे के पूरे सिलेबस को जो है वो कवर करके ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए गए हैं। जैसे कि अपन बात करेंगे आज भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर या फिर अपन इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे, जिसमें 50 जो है वह टॉप एमसीक्यू अपन इसमें देखने वाले हैं। आरएस प्री 2025 के लिए यह प्रश्न आपके रहने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह आपके सामने आता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो कथन आपको दिए हुए हैं, एक कथन है और एक कारण है। ये कारण होना चाहिए वैसे रीजन। देखिए पहला कथन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई। बिल्कुल भाई, जब यहाँ पर हरित क्रांति आती है उस समय खाद्यान्न जो है वह क्या होता है, आपके बढ़ता है खाद्यान्न, यानी कि विशेष रूप से गेहूं है या फिर चावल है, गेहूं के अंदर विशेष रूप से वृद्धि हुई, तो बिल्कुल हुई, यानी कि कथन एकदम सही है। पहले कारण को आप इससे रिलेट ना करके पहले कारण के लाइन इस कथन को पढ़ना है कि भाई कारण अपने आप में कथन के रूप में सही है या फिर गलत है। तो भारत के अंदर हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप जब हरित क्रांति भारत में आई तो उसके बाद में जो है वह क्षेत्रीय असमानता के अंदर वृद्धि हुई है। क्या ये बात सही है क्या? तो बिल्कुल यह बात सही है, क्योंकि हरित क्रांति उन्हीं ही क्षेत्रों के अंदर सफल हो पाई जिस क्षेत्र के अंदर पानी की उपलब्धता थी या फिर वहां के किसान जो है वह आपके धनी थे, यानी कि उनके पास में जो उर्वरक है वो खरीदने के पैसे थे, अच्छी किस्म के या फिर अच्छे जो है वह आपके बीज खरीदने के पैसे थे, उन्हीं लोगों के जो है वह क्षेत्र में यह सफल हुई। और मुख्य जो कारण है वो वर्षा का था, पानी का था। इस वजह से जो है वह हरियाणा या फिर आपके पंजाब या फिर आपके जो उत्तर प्रदेश है, इन्हीं राज्यों के अंदर जो है वह पानी की उपलब्धता के कारण हरित क्रांति ने जो है वह इन्हीं क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर अपना प्रभाव दिखाया और यहाँ के जो किसान थे वो शेष भारत से बहुत आगे निकल गए। इस वजह से हरित क्रांति ने क्षेत्रीय असमानता को जन्म दिया और इस वजह से जो है वह उत्तरी भारत के जो किसान है वो ज्यादा अमीर हुए, दक्षिणी भारत के उससे कम अमीर हुए, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो ज्यादा उत्तरी भारत वाले किसानों पर पड़ा और आपके दक्षिण वालों के ऊपर न्यून पड़ा। इसका मतलब ये कथन एकदम सही है, ये भी कथन एकदम सही है। अब क्या ये इसका कारण जो है वह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके बीच में एक शब्द लगाकर अपन पढ़ते हैं हमेशा ही जब ऐसा प्रश्न आता है तो क्योंकि शब्द जोड़ना है। देखिए भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के अंदर उत्पादन में वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, नहीं। वो इसलिए हुआ था, खाद्यान्न के अंदर उत्पादन में वृद्धि इसलिए हुई क्योंकि हरित क्रांति से उन्नत बीज जो है वह मार्केट के अंदर आए, जिनकी वजह से जो है वह कम समय में और अधिक पैदावार किसानों को मिली। इस वजह से उत्पादन में वृद्धि हुई, ना कि इस वजह से हुई कि क्षेत्रीय असमानता बढ़ गई। तो यानी कि ये दोनों है तो सही, लेकिन ये इसका जो व्याख्या है वो एकदम सही नहीं करता है। यानी कि ए और आर जो है ये दोनों सही है, आर ए की जो है वह सही व्याख्या करता है, नहीं। ए और आर जो है वो दोनों सही है, परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसका सही आंसर रहना जो है वह चाहिए, यही इसका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन था। उपभोक्ता कीमत सूचकांक, यानी कि यह सीपीआई की बात कर रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है उसके ऊपर आधारित जो मुद्रास्फीति होती है, यानी कि सीपीआई के बेस पर जो आपके इन्फ्लेशन होता है, यह इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, इस मुद्रास्फीति की बात कर रहा है कि इसकी बेसिकली दर जो है वह आपके बढ़ती है, यानी कि सीपीआई के ऊपर आधारित जो अपनी मुद्रास्फीति है उसकी दर जो है वह बढ़ती है। यदि क्या ऐसा किया जाए कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वह बढ़ जाए, यानी कि सीपीआई के बेस के ऊपर जो इन्फ्लेशन होता है वो बढ़ जाना चाहिए इनमें से कुछ करने पर। तो सीपीआई का मतलब तो ये हो जाता है, आपको इतना सा पता होना चाहिए कि उपभोक्ताओं के द्वारा जिस रेट के ऊपर जो है वह कोई भी सामान खरीदा जाता है, उन सामान की जो रेट होती है, जो कीमतें होती है, उनमें जो उतार चढ़ाव होता है उसको काउंट किया जाता है उपभोक्ता कीमत या फिर मूल्य सूचकांक के अंदर। और इन्फ्लेशन का मतलब होता है उन कीमतों के अंदर अत्यधिक वृद्धि अगर हो जाए तो उस कंडीशन को मुद्रास्फीति कहा जाता है। अब देखिए मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन जो है यह कब बढ़ेगा, यह उसी कंडीशन में बढ़ेगा जब लोगों के पास में जो है वह खरीदने की
जो है वह ज़्यादा जो है वह आपके पास में पैसे आ जाएंगे। यानी कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके जेब में अगर 2 लाख रुपए है तो आप जाकर एक बाइक खरीद सकते हैं। आपके जेब में अगर 5 लाख रुपए है तो आप कार खरीद सकते हैं। आपकी जेब में अगर 50 लाख रुपए है तो आप एक बंगला या फिर और अच्छी वाली कार खरीद सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे आपके जेब में पैसे आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्या बढ़ती जाएगी, आपकी मांग जो है वो बढ़ती जाएगी, डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी। अब केवल अगर आपके पास में पैसे है जब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही 50 लाख रुपए जो है वो आपके गांव में सभी के पास में हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में उस गांव के अंदर फिर जमीन खरीदने के लिए या फिर गाड़ी लाने के लिए वो सारे के सारे गांव वाले मार्केट में जाएंगे। मार्केट में जाएंगे तो मार्केट वाला भी जो है वो ये क्या सोचेगा कि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई जो है वो मेरे पास में उतना माल है नहीं कि मैं लोगों तक पहुंचा दूं। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि उस सारी की सारी चीज़ों का दाम जो है वो बढ़ा देगा, कीमत जो है वो बढ़ा देगा। और कीमत बढ़ना ही अपने आप में क्या होती है, आपके इन्फ्लेशन या फिर मुद्रास्फीति होती है। तो मुद्रास्फीति या फिर इन्फ्लेशन डायरेक्ट कनेक्ट होती है किसके साथ में, डिमांड के साथ में। अगर डिमांड ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई अगर कम होगी तो भी आपके जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर लोगों के पास में पैसे ज़्यादा आ गए तो भी जो है वह आपके पैसों से डिमांड से जो है वह इन्फ्लेशन आ जाता है। तो अब देखिए, ये इन्फ्लेशन कब कब बढ़ सकता है, बैंक दर अधिक कर दी जाती है तो क्या इसकी वजह से जो है वह मुद्रास्फीति बढ़ेगी कि कम होगी। तो बैंक रेट बेसिकली उस रेट को बोलते हैं जिस रेट के ऊपर आरबीआई के द्वारा जो है वह बैंकों को ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है, उस रेट को क्या कहते हैं, अपन बैंक रेट कहते हैं। तो अगर बैंक रेट जो है, अगर आपके बैंक रेट जो है यह क्या हो जाए आपके, अगर बैंक रेट जो है अगर ये अधिक हो जाती है, बैंक रेट अगर ज्यादा हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई आरबीआई के द्वारा जो है, ध्यान देना है, आरबीआई जो है यह बेसिकली पैसे किसको दे रही है, बैंक को दे रही है। बैंक को जिस आपके रेट के ऊपर दे रही है, जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर दे रही है वो कहलाती है बैंक रेट। अगर ये बैंक रेट ज्यादा हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या बैंक जो है वह आरबीआई से लोन लेना पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। अगर ये आपके कम होगी तब तो बैंक जो है वो ज्यादा लोन ले लेगा और यहां से बैंक से जो है वो पैसा सीधा किसके पास में जाता है, सीधा का सीधा जनता के पास में जाता है। और जनता के पास अगर पैसा ज्यादा होगा तो मांग बढ़ेगी और आपके इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। लेकिन आरबीआई जो आपके बैंक को जो जिस आपके रेट पर दे रही है लोन, उसको कहते हैं बैंक रेट। और बैंक रेट अगर ज्यादा हो जाएगी तो बैंक के पास में जो पैसा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में बैंक भी जो जनता को पैसे हैं वो भी क्या करेगी, कम देगी, या फिर जो लोन है वो उच्च दरों के ऊपर देगी। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जनता के पास पैसे कम रहेंगे, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो मुद्रास्फीति जो है वो कम होगी। जबकि यहां पर क्या बोल रहा है यह कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, तो यह अधिक नहीं होना चाहिए था। अगर कम होता तो ऐसी कंडीशन में जो है वह आपके क्या हो जाती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता। अगला है रिवर्स रेपो रेट जो है, यानी कि रिवर्स रेपो दर जो है यह कम कर दी जाती है। तो रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए अगर बैंक को जो है, बैंक के अंदर जो है वह जनता ने पैसे जमा करवाए, या फिर मान लीजिए अमीर लोगों ने जो है वो बैंक में पैसे जमा करवाए। अब डिमांड तो सबसे ज्यादा जब बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जब बढ़ेगा जब सभी जनता के पास में पैसे आए। तो अमीर लोगों ने जो है वह अपने पैसे कहां पर डाले, बैंक में डाले। और ऐसी कंडीशन में अब रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है कि आरबीआई जो है ये बेसिकली ये जो अपना बैंक है, ये बैंक क्या करता है कि जो पैसा आया है वो पैसा दो कंडीशन में ये डाल सकता है। या तो ये बैंक इस पैसे को जो है जो मान लीजिए कि अमीर लोगों से आया है, इस पैसों को वापस जनता के पास में दे सकता है थोड़ी सी इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, और बीच में से जो है वह इनको जो देनी है वो दे देगा, खुद की कमाई कर लेगा। तो एक कंडीशन तो ये है, मान लो कि जनता को दे रहा है ये फॉर एग्जांपल 10% के ऊपर। और दूसरी कंडीशन आती है कि ये बैंक जो है यह चाहे तो इस आरबीआई के अंदर भी अपने पैसे को रिजर्व रख सकता है। और जब ये रिजर्व रखेगा अपने पैसे को, उस दौरान आरबीआई के द्वारा जो बैंक को जो आपके जिस इंटरेस्ट रेट से जो है वह यहाँ पर जो है वो क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। और ये रिवर्स रेपो रेट जो है यह बेसिकली आरबीआई के द्वारा बैंक को दिया जाता है, बैंक का जो धन है उसके ऊपर। अब मान लो कि अगर ये रिवर्स रेपो रेट ज्यादा हो गई, अगर ये मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये है आपके 11% हो जाती है, फॉर एग्जांपल कि अगर बैंक यहां पर आरबीआई में रखे तो बैंक जो आरबीआई जो है वो बैंक को 11% देगा, और बैंक जो है यह जनता को 10% पर दे रही है। अब देखिए, हमेशा बैंक जो है वह अपने पैसे को सेफ जगह पर डालना पसंद करता है, कभी भी रिस्क की जगह पर नहीं डालना चाहता है। इसलिए जनता के पास अगर पैसा जाएगा तो रिस्क ज्यादा है, क्योंकि कोई लोग खाके मर भी सकता है, कोई खाके जो है वो देश छोड़ के भी जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में बैंक को जो है वो नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए बैंक अपने पैसे को जो है वो सेफ जगह पर रखना पसंद करेगी। तो अगर रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ेगी, यानी कि आरबीआई अगर बैंक को अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट देगा, तो बैंक अपने पैसे को जो है वो आरबीआई में
में डालेगा, ना कि जनता को देगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ी तो ऐसी कंडीशन में जनता के पास में पैसा जो है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वह कम हो जाएगी। यानी कि रिवर्स रेपो रेट जो है इसको बेसिकली क्या किया जा रहा है, यहां पर कम किया जा रहा है। तो अगर इस रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे तो पैसा इधर ज्यादा आएगा तो मांग ज्यादा होगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, अगर सॉरी यहां पर लिखा हुआ है कम किया जाता है, अगर इसको अपन कम कर देंगे तो बैंक अपना पैसा आरबीआई में नहीं रखेगा, बैंक लालच में जो है वो जनता को देगा, जनता के पास पैसे आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। यानी कि ये एकदम इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। यानी कि रिवर्स रेपो रेट अगर कम होगी तो ऐसी कंडीशन में जो है वह आपके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरा अगला दिया हुआ है वैधानिक तरलता अनुपात को बढ़ा दिया जाता है। देखिए वैधानिक तरलता अनुपात जो होता है ये बेसिकली एसएलआर होता है और ये कुछ एक फिक्स अमाउंट होता है किसका, बैंक के पास, बैंक का एक फिक्स अमाउंट होता है। जो अमाउंट बेसिकली इस बैंक को किस में रखना पड़ता है, आरबीआई के पास में जो है वह रिजर्व रखना पड़ता है और ये वो तो कहलाता है अपना कैश रिजर्व रेशो सीआरआर। वैधानिकता तरलता अनुपात का मतलब होता है कि बैंक के द्वारा अपना कुछ अमाउंट जो है वह मार्केट के अंदर निकाल के रखना पड़ता है तरलता के लिए, लिक्विडिटी के लिए। अगर अपन जो है वह इस वैधानिक तरलता अनुपात को अगर बढ़ा दिया जाता है, मान लीजिए अगर ये बढ़ जाएगा तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके, अगर यह अपना वैधानिक तरलता अनुपात अगर बढ़ता है तो इसके बढ़ने की कंडीशन में क्या होगा कि जो अपनी तरलता, ये बेसिकली तरलता के लिए जो है वह आरबीआई के पास में ही रिजर्व रखता है, कौन, बैंक रखता है। अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में अगेन जो बैंक का पैसा है ये एक जगह पर जाकर ब्लॉक हो जाएगा किसके रूप में, वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में। वो पैसा जनता के पास में नहीं आ पाएगा, वो एक जगह पर ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे मान लीजिए। तो अगर वो जितना ज्यादा बढ़ेगा तो जनता के पास में पैसा उतना ही कम आएगा, पैसा अगर कम आएगा तो मांग कम होगी, मुद्रास्फीति जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन अपने को बढ़ने का बोल रहा है। अगला बोल रहा है रेपो रेट जो है वह बढ़ जाती है। रेपो रेट बेसिकली किसको बोलते हैं, जब सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है तो सरकार जो है वह एक कागज लिखकर जो है वह किसको देती है, बैंक को देती है, जिसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी अपन बोल सकते हैं, जी सेक उसको बोला जाता है। वो किसको देती है, बैंक को देती है। और बैंक क्या करता है, उस जी सेक को वापस आरबीआई के पास में रखता है कि भाई ये आप पकड़िए, सरकार की जो है वह वादा है और आप जो है वो हमें इतने 10,000 करोड़ है, 500 करोड़ है, 6 करोड़ है, जो भी पैसा है वो इस आरबीआई से कौन ले लेता है, बैंक ले लेता है। किसके आधार पर, जी सेक के आधार पर। अब बैंक को जो है वो क्यों दे रहा है, डायरेक्ट आरबीआई को भी तो दे सकता है सरकार, तो इसलिए नहीं देता है क्योंकि जी सेक के ऊपर जो है वह मान लीजिए कि सरकार 10% जो है वह इंटरेस्ट रेट देगी बैंक को, तो बैंक जो है वह आरबीआई से जो है वह रेपो रेट के ऊपर जो है वह ऋण ले लेगा, कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, 5 के ऊपर, जो भी है उसके ऊपर ले सकता है। वर्तमान में 6.5 जो है वह हमारी रेपो रेट फिक्स कर रखी है। तो बैंक क्या करता है, उस जी सेक को आरबीआई के पास में रखता है और यहां से जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर ऋण लेता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। और उस रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाता है तो जी सेक से जो है वह पैसे आएंगे किसके पास में, अपने बैंक के पास में आएंगे। और अगर रेपो रेट अगर बढ़ जाए, यानी कि आरबीआई ने बैंक को जो पैसा दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बैंक क्या करेगा, आरबीआई से लोन लेना कम पसंद करेगा, जी सेक को अपने पास में ही रख सकता है या फिर हो सकता है लेवे ही नहीं। तो जब यहां से पैसा ही कम आएगा बैंक के पास में, तो ऐसी कंडीशन में बैंक जनता को क्या देगी, जनता को पैसे नहीं देगी। तो ऐसी कंडीशन में अगेन वही डिमांड कम हो जाएगी, तो आपके इन्फ्लेशन भी जो है वह कम हो जाएगा। तो एक कंडीशन इन 4 में से ये दी हुई है कि अगर रिवर्स रेपो रेट को अगर कम कर दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। थोड़ा सा जो है वह कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न है, ये ज़्यादा आपको इसमें डीप में नहीं जाना है, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा हो गया है, इसमें राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न के ऊपर आता है अपन, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ये बेसिकली देखिए क्या बोल रहा है कि इनमें से आपको असुमेलित का चयन करना है। सबसे पहला आ रहा है नचिकेत मोर समिति। नचिकेत जो मोर समिति है इसका संबंध बताया हुआ है मौद्रिक नीति सुधार हेतु, मौद्रिक नीति के सुधार के लिए नहीं था ये बेसिकली जो अपने एक प्रकार से मध्यम आय वर्ग के जो लोग थे उनके संबंध में ये थी। या फिर आप इसको जो है नचिकेत मोर समिति जो है वो आपके जो ये पेमेंट बैंक थे उन पेमेंट बैंक से भी ये संबंधित आती है। और जो हमारे निम्न आय वर्ग के या मध्यम आय वर्ग के लोग जो थे उनके संबंध में जो भी आर्थिक समस्याएं हैं उनके निपटान के लिए ये आती है, मौद्रिक नीति के लिए नहीं आती है। इसमें असुमेलित यही होगा। बाकी देख लेते हैं एक बार। विमल जालान समिति जो है यह नए बैंकों को लाइसेंस के लिए जो है वह विमल जालान समिति आती है, बिल्कुल सही बात है। उर्जित पटेल जो समिति है यह मौद्रिक नीति सुधार के लिए, उर्जित पटेल समिति जो है ये थी मौद्रिक नीति में सुधार के लिए। इसके बाद में आती है पीजे नायक समिति जो कि बैंकों के प्रबंधन के अंदर सुधार के लिए, यह भी सही है, बैंक प्रबंधन के लिए
पीजे नायक आती है, मौद्रिक नीति के लिए उर्जित पटेल आती है, नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए विमल जालान आती है। बाकी 3 सही है, इसमें से जो गलत है वो आपके नचिकेत मौर्य समिति है, जो कि इसमें ये नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न अपने को जो है वह क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भारतीय जो आपने प्रतिभूति विनियामक बोर्ड है, जिसको अपन बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी के नाम से जो जानी जाती है, इस सेबी की यहाँ पर बात हो रही है। ये बोल रहा है कि सेबी को जो है वह अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा जो है वो कब दिया गया था, यानी कि सेबी एक्ट जो है वह कब बनाया गया था। तो अगेन वही है, सेबी 1978 में बनाया गया था, या फिर 1981 में, या 1992 में, या फिर 1998 में। इसमें राइट आंसर होगा 1992 के अंदर जो है वह सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था। सेबी एक्ट जो है वह 1992 में निकल कर आता है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है कि लेखांकन की जो आपके प्रक्रिया है, यानी कि जो ऑडिटिंग की आपके एक प्रकार से जो ऑडिटिंग का जो एक प्रकार से चरण होते हैं, उन चरणों का जो है वह गतिविधियों का सही अनुक्रम क्या है, यानी कि उनका सीक्वेंस जो है वह एकदम सही कौन सा है। भाई खाता जो भी है आपके अकाउंटेंट इसके अंदर लेखांकन के अंदर जो खाता बना हुआ है, उस खाता बही खातों के अंदर जो है वह लेन देन का पता लगाना, या फिर है प्रवेश की किताबों के अंदर व्यापारिक लेन देन की रिकॉर्डिंग जो है वह करना, वार्षिक वित्तीय विवरण की जो है वह तैयारी करना, परीक्षण संतुलन की तैयारी करना, और व्यापार निर्णयों के लिए जो है वह सार्थक निष्कर्ष निकालना। देखिए निष्कर्ष जो है वह हमेशा लास्ट में निकलेगा कि भाई हमने जो भी व्यापार के निर्णय लिए हैं उनको एग्जीक्यूट करने के बाद में क्या निष्कर्ष निकला है, ये सबसे लास्ट का जो है वह प्रोसेस आता है। उसके बाद में स्टार्टिंग अगर अपन बात करें तो सबसे पहले जो है वह हमारे जो प्रवेश है, वो प्रवेश की जो भी किताबें हैं जिनके अंदर एंट्री होगी स्टार्टिंग में, उन व्यापारिक लेन देन की जो है वो रिकॉर्डिंग करना, ये शुरुआत होगी किसी भी लेखांकन के अंदर। इसके बाद में जो है वो दूसरा चरण आता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या पता लगाया जाता है कि उन बही खातों के अंदर लेन देन जो है उनका पता लगाया जाता है कि कितना क्या लेन देन हुआ है। वो उसके बाद में दूसरा चरण आता है, यानी कि पहला चरण जो है वो आपका ये होगा, दूसरा चरण जो है ये होगा, सबसे लास्ट चरण जो है वह आपके ये होने वाला है, जिसके अंदर निष्कर्ष जो है वो निकाला जाएगा। उसके बाद में देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार होगा पहले, या फिर परीक्षण संतुलन की तैयारी होगी। तो जो भी हमने किया है, लेन देन जो किया है, उसको बेसिकली बैलेंस जो शीट है वो अपन क्या करेंगे, एक प्रकार से तैयार करेंगे। उसके बाद में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो तैयार करेंगे कि खर्च कितना क्या हुआ है। तो उसके बाद में जो है वह 2 के बाद में फिर 3 नंबर पर ये आना चाहिए, और 4 नंबर पर लास्ट में जो है वह हमारा हो जाएगा ये, और सबसे लास्ट में हो जाएगा जो हमारा सार्थक निष्कर्ष निकल रहा है वो इसमें हो जाता है। यानी कि राइट आंसर होगा इसमें, देखिए 1 नंबर पर ये आ रहा है, यानी कि 2 1, उसके बाद में 4 3 5, 2 1 और 4, 2 होना चाहिए, स्टार्टिंग में 2 होना चाहिए, कुल मिलाकर 2 1 4, उसके बाद में हो जाएगा 3 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वह हमारा क्या हो जाता है, इसमें सही हो जाता है, जो कि एकदम सही अनुक्रम है लेखांकन का, ऑडिटिंग का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न जो है वह अपने को बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वह राजकोषीय जो नीति है उस नीति के उद्देश्यों को परिभाषित जो है वह नहीं करता है। राजकोषीय नीति जो है इनके उद्देश्य क्या क्या है कि भाई मांग और जो आपके पूर्ति है उसमें संतुलन स्थापित करना, बिल्कुल सही बात है। मांग और डिमांड और सप्लाई के अंदर जो है वह बैलेंस रहना चाहिए, ये राजकोषीय नीति में ही तय किया जाता है। सामाजिक न्याय की जो है वह सुविधा सुनिश्चित करना, बिल्कुल राजकोषीय नीति जो है इसमें सामाजिक न्याय की बात होती है। अगला है गरीबी तथा बेरोजगारी के अंदर जो है वह कमी, गरीबी और बेरोजगारी कैसे कम किया जाए और जीवन जो स्तर है उसमें कैसे सुधार हो, ये भी जो है वह चर्चा किसमें होती है, राजकोषीय नीति में ही होती है। चौथा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वह तरलता को बढ़ाना, बेसिकली अर्थव्यवस्था के अंदर तरलता को कंट्रोल करने के लिए जो है वह आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीतियां लाई जाती है, जिसकी अपन स्टार्टिंग में बात करी थी। और ये तरलता जो है वह आपके रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, इनके माध्यम से ये कंट्रोल होती है। और यह बेसिकली तरलता जो है वह किससे होगी, मौद्रिक नीति से होती है, ना कि आपके राजकोषीय नीति से। इसलिए राजकोषीय नीति के उद्देश्य में यह नहीं आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वह आपके वह प्रकार जिसमें सरकार अपने घाटे की जो है वह पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से जो है वह नोट छपवाकर या फिर उधार लेकर जो है वो करती है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा शब्द है इनमें से, अग्रिम रक्षापोय है, या फिर आपके राजकोषीय घाटा प्रबंधन है, हिनार्थ प्रबंधन है, या फिर क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। इनमें से वो कौन सी चीज है जिसको ये कहा जाता है कि अगर मान लो कि सरकार को
अगर घाटा लगा है और सरकार अगर उस घाटे को चुकाना चाहती है तो ऐसी कंडीशन में वो आरबीआई को बोलेगी कि आप नोट छाप दीजिए, या फिर वो आरबीआई से लोन भी ले सकती है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है हीनार्थ प्रबंधन। क्या बोलते हैं, हीनार्थ प्रबंधन, जो कि बेसिकली इसके अंतर्गत आता है। ऐसी कंडीशन जो है वह आपके वेनेजुएला में आई थी, जहां पर वहां की सरकार ने जो है वहां की जो सेंट्रल बैंक थी उसको ये कहा कि आप नोट छाप दीजिए। अब नोट जब इतने सारे छप गए, लोगों के पास में बहुत सारा पैसा आ गया, अगेन वही चीज आ जाएगी, पैसा अगर ज्यादा आ गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ते ही इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जो बोतल एक पानी वाली 20 रुपए की आ रही है वो वहां पर 2000 रुपए की आ रही है, तो फिर वो बात तो वहीं पड़ गई। तो इस वजह से जो है वह ये बेसिकली प्रबंधन कैसा कहलाता है, आपके हीनार्थ प्रबंधन कहलाता है। इसको हीनार्थ प्रबंधन जो है वह कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है वह हमारे क्या आता है कि इनमें से असुमेलित जो है वह कौन सा है, यानी कि गलत जो है वह इनमें से कौन सा है, यह आपको इसमें से क्या करना है, बताना है। देखिए सबसे पहले है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसको बोलते हैं, जो आपके राजस्व घाटा होता है इसमें से किसको घटाया गया है, राजस्व व्यय से किया गया जो आपके गैर पूंजीगत क्रय व्यय है वो आपके जो है वह राजस्व घाटा। देखिए प्रभावी राजस्व घाटा बेसिकली क्या होता है, हमेशा प्रभावी के लिए राजस्व घाटा तो आएगा ही आएगा। इस राजस्व घाटा जो है इसमें से बेसिकली क्या किया जाता है, राजस्व जो घाटा है इस राजस्व घाटा में से जो है वह घटाया जाता है किसको, राजस्व घाटे में से घटाते हैं। प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब हो जाता है कि रियल में जो घाटा लग रहा है वो प्रभावी राजस्व घाटे का मतलब है कि जो हमने मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को जो भी अनुदान दिया है वहां के अवसंरचनात्मक विकास के लिए, उसको फिर भारतीय सरकार जो है वह ये मानती है कि वो जो हमने पैसा दिया है वो हमारे लिए घाटा नहीं है, वो बेसिकली वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, वो कहीं ना कहीं जो है वो वापस लौटकर हमें पैसा देगा। चाहे मान लीजिए कि राज्यों को अगर सरकार ने अनुदान दिया है, जो सरकार ने अगर ऋण दिया है तो उन पैसों से वह सरकार जो है वह उस राज्य के अंदर जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपर लगाएगी, तो वो इनडायरेक्टली जो है वो सरकार के लिए जो है वह घाटा नहीं होता है, वो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है, उसको जो है वह प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। यानी कि राजस्व घाटे में से जो है वह राज्यों को दिया गया जो अनुदान है अगर उसको अगर अपन हटा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो क्या निकल कर आता है, प्रभावी राजस्व घाटा आता है। जबकि यहां पर बताया है कि राजस्व जो हमारा व्यय होता है उससे जो किया गया गैर पूंजीगत जो है आपके व्यय है उसको कहा जाता है, ये नहीं होता है। गैर पूंजीगत में तो सारा आ गया है और राजस्व व्यय तो होता ही है, लेकिन राजस्व व्यय में वो वाला व्यय जो कि राज्यों को अनुदान दिया जाता है वो इसमें आता है, इसलिए ये इसमें असुमेलित होगा। बाकी राजकोषीय घाटा जो है वो क्या होता है, बजट का जो व्यय है, बजट व्यय या फिर इसको अपन कुल व्यय भी बोल सकते हैं, कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर जो आपके बजट प्राप्तियां होती है वो सारी की सारी इसमें आती है, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक घाटा किसको बोलते हैं, राजकोषीय जो घाटा होता है इस राजकोषीय घाटे में से कुल बजटीय घाटा जो है वो घटा दिया जाता है। बजटीय घाटे का मतलब एक प्रकार से जो हमने ब्याज वगैरह भुगतान जो किया है अपने जो भी ऋणों का वो इसमें से आप घटा सकते हो। राजस्व घाटा जो है वो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय होती है, ये राजस्व घाटे का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सही है। इसमें जो असुमेलित है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, भारत सरकार जो है इसके वार्षिक वित्तीय विवरण जो है यानी कि बजट जो है उससे संबंधित संवैधानिक जो आपके प्रावधान है उन प्रावधानों के संबंध में आपको असुमेलित कथन का चयन करना है। यानी कि गलत कथन जो है वह बजट के ऊपर ये सारे के सारे आपको जो है वह शब्द और आर्टिकल मिलते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सा इसमें से जो है वह असुमेलित है। देखिए सबसे पहले आता है विनियोग विधेयक जो कि अनुच्छेद 114 में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। सरकार जब भी अपना जो है वह संचित निधि होती है, जब बजट लेकर आता है सरकार और बजट पेश करने के बाद में जब पैसे लेने की बारी आती है तब पैसे किस में से दिए जाते हैं, लोक निधि या फिर संचित निधि में से पैसे निकाले जाते हैं बजट में खर्च करने के लिए, और उसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया हुआ है, ये एकदम सही बात है। और 266 अनुच्छेद के तहत इस संचित निधि में से पैसे निकालने के लिए विनियोग विधेयक जो है वह सरकार लेकर आती है और वह अनुच्छेद 114 में दिया हुआ है, यह भी एकदम सही है। अगर मान लीजिए कि आपके जो है वह देश के अंदर कोई आकस्मिक स्थिति हो गई, अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो गई, उस कंडीशन में जो है वह अगर पैसा चाहिए होता है तब आकस्मिक निधि से जो है वह सरकार के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं, जो कि अनुच्छेद 267 में दिया हुआ है, बिल्कुल ये भी एकदम सही आ जाता है आपके 267 में आकस्मिक जो निधि है वो दी हुई है। यानी कि ये तीन तो सुमेलित है, फिर चौथा इसमें गड़बड़ हो सकता है। अगला है धन विधेयक जो है वह अनुच्छेद 117 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 110 से लेकर 117 तक जो है वह अपने वित्त विधेयक होते हैं और उनमें स्पेशली जो धन विधेयक होता है यह आपके कौन से आर्टिकल में होता है, धन विधेयक जो है वह आर्टिकल 110 के अंदर जो है वह उल्लेखित कर रखा है, तो इसमें असुमेलित जो है वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहां पर धन विधेयक में यह गलत हो जाएगा।
अगला देखिए, निम्नलिखित जो घटनाएं हैं उनको उचित कालक्रम के अंदर क्या करना है, आपको दिया गया है सही विकल्प जो है उसका चयन करना है। यानी कि इनको जो है वह बेसिकली क्या करना है, अपने जो टाइम पीरियड है उसके अनुसार जो है वह इसको जमाना है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास समिति दे रखी है, बॉम्बे प्लान दे रखा है, सर्वोदय योजना दे रखी है, गांधीवादी प्लान दे रखा है। फिर है बॉम्बे प्लान दे रखा है आपको, राष्ट्रीय विकास जो समिति है ये दे रखा है, गांधीवादी योजना दे रखी है, सर्वोदय योजना दे रखी है, इसके बाद में है गांधीवादी जो है आपके प्लान दे रखा है, राष्ट्रीय विकास समिति दे रखा है, सर्वोदय योजना दे रखी है, आपकी योजना आयोग जो है वो दे रखा है, इसके अलावा राष्ट्रीय विकास समिति दे रखा है, गांधीवादी दे रखा है, उसके बाद में प्लान, उसके बाद में सर्वोदय है, उसके बाद में आपके क्या दे रखा है, योजना आयोग जो है वह इसमें दे रखा है। इसको जमाने के लिए अपन जो है वह इन सब के एक बार ईयर जो है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से ईयर है और कब कब वो आते हैं। सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं, एक बार सीक्वेंस से देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास जो समिति है, राष्ट्रीय विकास जो समिति है ये बेसिकली कब आपके बनाई जाती है, राष्ट्रीय विकास समिति जो है यह आपके 1938 में बनती है। कब बनती है, 1938 के अंदर बनाई जाती है। फिर आता है आपके बॉम्बे प्लान के अंदर, बॉम्बे प्लान जो है यह कब बनाया जाता है, यह 1944 के अंदर आपका बॉम्बे प्लान बनाया जाता है। देखिए 38 के बाद में 44 आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में आता है आपके सर्वोदय प्लान जो है यह कब बनाया जाता है, सर्वोदय जो प्लान है यह आपका 1950 का जो है वह सर्वोदय प्लान आता है। उसके बाद में आता है गांधीवादी जो प्लान है, यह गांधीवादी प्लान जो है यह आपका 1944 का आता है गांधीवादी प्लान। यानी कि सीक्वेंस यहाँ तक ठीक था, 38 फिर 44 फिर 50 के बाद वापस 44 आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। फिर देखिए बॉम्बे प्लान जो है वह 1944 का है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास जो समिति है ये कब की है, 1938 की है। तो 44 के बाद में 38 आ रहा है, इसलिए ये भी आपकी सीक्वेंस बन नहीं रहा है। कालक्रम का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर आपको जाना है, जो सबसे पहले बना है वो सबसे पहले होना चाहिए। गांधीवादी प्लान है देखो 1944 का, और उसके बाद में आपको दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास समिति जो कि 1938 की है, तो वो भी इसमें गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय विकास समिति है 1938 की, उसके बाद में है गांधीवादी जो प्लान दे रखा है वो आ जाता है आपका 1944 का, 1944 का आ जाता है। उसके बाद में आपके दिया हुआ है कौन सा, सर्वोदय जो प्लान दे रखा है, सर्वोदय जो है यह आपके कौन सा आ जाता है, 1950 का जो है वह सर्वोदय आ जाता है। 1950 के अंदर सर्वोदय प्लान आता है। उसके बाद में आता है आपके योजना आयोग जो कि 1950 के अंदर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 1950। योजना आयोग जो है वो स्पेशली मार्च 1950 में बनता है, जबकि सर्वोदय जो है यह जनवरी 1950 की है। इस प्रकार से अगर अपन इसमें देखना चाहें तो 38 है, उसके बाद में 44 है, फिर जनवरी 50 है, फिर मार्च 50 है। इस हिसाब से कालक्रम के अंदर जो है वह ऑप्शन नंबर डी जो है वह एकदम सही बैठ रहा है, जो कि योजनाओं का या फिर जो भी हमारे विशेष रूप से जो भारत के अंदर योजनाएं चलाई गई थी स्वतंत्रता के समय, उससे पूर्व उसके पश्चात उस टाइम पीरियड में ये कुछ घटनाएं हैं जिनको आप इस सीक्वेंस में जमा सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही निकल कर जो है वह आपके आता है। आगे देखिए अगला अपने को क्या बोल रहा है, अगले अपने को बोल रहा है कि भारत की जो वित्तीय संस्थान है, यानी कि जो हमारे यहाँ पर वित्त से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनकी स्थापना का सही कालक्रम जो है वह क्या होता है। देखिए सबसे पहले दिया हुआ है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो हमारे वित्त के लिए काम करने वाली जो संस्था है वो आती है आपके IFCI, और इसकी स्थापना होती है 1948 में। कब होती है, 1948 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में आती है भारतीय औद्योगिक प्रत्यय एवं निवेश निगम के नाम से जानी जाती है ICICI, और इसकी स्थापना होती है 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। फिर आती है हमारे IDBI की अगर अपन बात करें, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना की अगर अपन बात करें तो यह 1964 के अंदर स्थापित होती है। और उसके बाद में आती है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको आप जानते हैं नाबार्ड के रूप में। नाबार्ड की स्थापना जो है वह कब होती है, 1982 में होती है, जुलाई 1982 में। तो इनके सीक्वेंस अगर आप देखना चाहो, देखिए 48 है, उसके बाद 55 है, उसके बाद 64 है, उसके पास 82 है। यानी कि सीक्वेंस बिल्कुल यही हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 जो है वह इसमें ऑप्शन नंबर ए एकदम सही निकल कर आता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा जो आपके मौद्रिक नीति के गुणात्मक या फिर चयनात्मक जो आपके उपाय है उनमें जो है वह शामिल नहीं है। बेसिकली RBI जो है उसके द्वारा मौद्रिक नीति तैयार की जाती है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें गुणात्मक चयन की बात कर रहा है, यानी कि मौद्रिक नीति के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं गुणात्मक और एक होते हैं मात्रात्मक। दो प्रकार के उपाय होते हैं जो कि तरलता को एक प्रकार से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सीमांत आवश्यकता का निर्धारण। ये सीमांत आवश्यकता का जो निर्धारण है ये कैसा आता है, आपके गुणात्मक का जो है वह आपके टाइप है।
साख राशनिंग प्रणाली, ये भी अपने गुणात्मक का टाइप है। खुले बाजार की जो अपने सक्रिया है, खुले बाजार की जो अपने जो है वो क्रिया आती है, ये भी बेसिकली ये कैसी है, खुले बाजार वाली कैसी है, ये खुले बाजार की जो सक्रिया होती है इसमें से जो है यह आपके कैसी आती है, ये अपने कौन सी आती है, मात्रात्मक आती है। कौन सी आती है, मात्रात्मक आती है। मात्रात्मक में अपन ने और भी देखी है, जैसे कि अपन ने रेपो रेट देखी है, जैसे अपन ने रिवर्स रेपो रेट देखा है, CRR कैश रिजर्व रेशो है, इसमें SLR आता है, ठीक है ना, स्टेटोरी जो है वह हमारे इसमें रेशो आता है, SLR आता है, ठीक है ना, ये सारे के सारे आता है। इसके अलावा आता है ओपन मार्केट ऑप्शन, OMO, जिसको अपन का ये कहा है खुले बाजार की सक्रिया, ये भी आपके मात्रात्मक में है। बाकी ये गुणात्मक में है, ये भी गुणात्मक में है। प्रत्यक्ष कार्रवाई जो है ये भी गुणात्मक के अंदर आती है। तो कौन सा नहीं है इसमें, OMO हो जाएगा, यानी कि खुले बाजार की सक्रिया। अगला देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारे 2023-24 का था केंद्र सरकार का, उसके मुताबिक जो है वह वित्त वर्ष 2024-25 जो कि आपके आने वाला है, उसके लिए भारत के अंदर जो है वह राजकोषीय घाटा जो है वह कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए, अनुमान का मतलब है कि यह आने वाले वित्त वर्ष की बात कर रहा है। दो प्रकार के जो है वह यहाँ पर घाटे होते हैं। एक घाटा तो होता है जो आने वाला है, और एक होता है जो अपना पिछला वाला घाटा है। तो जैसे कि इस आर्थिक समीक्षा के अनुसार बात करेंगे तो 2024 के लिए, जो 2023-24 में जो 2024 के लिए जो हमारा राजकोषीय घाटा था, एक तो वो आता है, ठीक है ना, फिजिकल डेफिसिट। और दूसरा अगर अपन बात करें तो जो आपके आने वाला है वो 2024-25 के लिए होगा, यानी कि 25 का आप उसको कह सकते हैं। तो जो पिछला वाला है यानी कि 2024 के लिए जो हमारा राजकोषीय घाटा है वह हमारी जीडीपी का कितना है, 5.6% आता है हमारी जीडीपी का। लेकिन जो आने वाला है, आने वाला हमेशा अनुमानित होता है, यहाँ पर अनुमानित लिखा हुआ है, इसका मतलब आने वाले की यह बात कर रहा है। और आने वाला जो है वह हमारा कितना है, 4.9% जो है वह आने वाला है। तो दो प्रकार के घाटे हो गए हैं। एक तो है जो पिछला वाला वर्ष था 2023-24 का, उसमें जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 5.6% है। और एक बजट के आधार पर अपन कह सकते हैं आने वाले वित्त वर्ष में 4.9% जो है वह घाटा रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है। अगला देखिए, केंद्रीय बजट जो है वह 2024-25 के अंदर रक्षा बजट जो है वह कितना था। रक्षा बजट की यहाँ पर बात हो रही है। रक्षा बजट 5 लाख करोड़ था, 6.22 लाख करोड़ था, या फिर आपके 7.25 लाख करोड़ है, या फिर 8.80 लाख करोड़ है। तो रक्षा बजट जो है वह 6.22 करोड़ रक्षा बजट था। ऑल ओवर जो केंद्रीय बजट है वह 48.21 लाख करोड़ का था इस बार का 2024-25 के लिए। और उसमें से रक्षा वाला जो है वह आपके 6.22% जो है, 6 जो है वह 22 लाख करोड़ जो है वह निकल कर आता है। अगला देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है वह किस उद्यम को भारत का 14वां जो है वह महारत्न के रूप में दर्जा दिया है। करंट बेस्ड प्रश्न है। तो हाल ही में जो है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसको HAL को जो है वह बेसिकली किसका दर्जा दिया गया है, महारत्न कंपनी के रूप में दर्जा दिया गया है। महारत्न के ऊपर अपन आगे डिस्कशन करेंगे। एक प्रश्न आ रखा है उसमें डिटेल में कि महारत्न कंपनी जो है वह कैसे बनाई जाती है बेसिकली। आगे देखिए, आगे जो है वह अपना आता है अगला प्रश्न कि गलत जो समीकरण है इसमें से कौन सा है, गलत कौन सा है। देखिए, जीएनपी आपको दे रखा है, ग्रॉस नेट जो अपना प्रोडक्ट होता है वह कितना है, या फिर जीडीपी इसमें दे रखा है कि जीएनपी बराबर होता है जीडीपी। जीडीपी का मतलब हो जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, प्लस विदेश से जो है वह प्राप्त जो हमारी शुद्ध आय होती है, जिसको अपन निफा कहते हैं, वो आपके इसके अंदर ऐड हो जाती है। यानी कि जीएनपी किसको बोलते हैं, जो हमारी एक प्रकार से जो हमारी ग्रॉस नेट प्रोडक्ट होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जीडीपी तो होता है केवल हमारे देश का। उस देश के बाहर भी तो ऐसे लोग हैं जो कि जैसे गल्फ कंट्री के अंदर जाकर कमा रहे हैं, या फिर आपके चाइना में है, अमेरिका में है, यूरोप में है। तो वो लोग भी तो अपने पैसे कहां पर लेकर आते हैं, अपने देश में लेकर आते हैं। तो उनके पैसों को भी ऐड जब कर दिया जाता है तो उस कंडीशन को, और उसमें साथ साथ में जो विदेशी हमारे भारत में रहकर कमा रहे हैं वो यहां से पैसे बाहर लेकर जाएंगे, उस चीज को घटा देने पर वो चीज कहलाती है NFIA। और उसको अगर अपन जीडीपी में ऐड कर देते हैं तो वो कहलाती है नेट जो है वह हमारी क्या कहलाती है, जीएनपी जो है वह कहलाती है ग्रॉस नेट प्रोडक्ट कहलाता है। उसके बाद में आता है आपके एनएनपी। एनएनपी जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, एनएनपी का मतलब होता है जब अपन जीएनपी के अंदर जो है वह क्या कर देते हैं, विदेशियों से प्राप्त जो हमारी शुद्ध आय है उसको घटा देते हैं। भाई एक कंडीशन तो है, विदेशों से हमें जो प्राप्त हो रहा है वो सारा का सारा किस में आएगा, हमारे वो आता है किसके अंदर, अगर आ जाता है उसको अगर अपन जीडीपी में ऐड कर देते हैं तो हमारा जीएनपी बन जाता है, आपके जो है वो ग्रोस बन जाता है नेट प्रोडक्ट। जबकि यहाँ पर क्या है आपके एनपीपी है, यानी कि नेट जो है वह कितना है, नेट हमारे पास बचेगा कितना, तो बचेगा कितना यानी कि जो रियल में हमारे पास में शुद्ध जो है वह क्या है। तब उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, इस जीएनपी के अंदर से जो है वह क्या करते हैं, हम विदेशों से प्राप्त जो हमारा शुद्ध है उसको अगर घटाते हैं तो नेट मिलता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक होती है हमारे जीडीपी,
जीडीपी, जीडीपी से एक चीज निकल के आती है नेट। अपन ने देखो, अगर आपको पता हो तो हमने राजस्थान के संदर्भ में पढ़ा था जीएसडीपी और एक पढ़ा था नेट जीएसडीपी। तो जीएसडीपी या फिर वही जीडीपी हो गया कि भाई हमारे भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके अंदर उत्पादित जो वस्तुएं और सेवाएं हैं उनके अंतिम मूल्य का योग जीडीपी कहलाता है। और उस जीडीपी में से अगर अपन हमारे जो भी खर्चे आए हैं, जो हमारा मूल्य ह्रास हुआ है, उसको अगर अपन घटा देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो हमारे पास में नेट जीडीपी मिल जाता है। और उसी नेट जीडीपी को ही जो है वह क्या कहते हैं, एनएनपी कहा जाता है। तो एनएनपी बेसिकली इस जीएनपी के अंदर से, अब देखिए यहां पर तो जो है ये नेट जीडीपी है, इस जीडीपी से अपन ने क्या निकाल लिया है, जीएनपी निकाल लिया है। जीएनपी का मतलब हो जाएगा हमारा ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। और यहां पर जब अपन इसकी बात करेंगे तो इस जीएनपी से हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, एनएनपी निकल कर आएगा, यानी कि नेट जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना है। तो उस कंडीशन में एनएनपी के अंदर जीएनपी में से हम क्या घटाएंगे, यहां पर मूल्य ह्रास घटेगा, ना कि ये चीज घटेगी। तो मूल्य ह्रास यहां पर आना चाहिए था, मूल्य ह्रास आना चाहिए था, यानी कि गलत इसमें जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद में आता है जीडीपी अवश्य, जो हमारे जीडीपी जो स्फीति कारक है वो आपके जो है वह होता है प्रचलित आय बटे वास्तविक आय, माइनस नहीं है यहाँ पर, बराबर है। यानी कि जीडीपी जो हमारा अवस्थितक होता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे प्रचलित जो हमारी आय है, जो इनकम है, जो प्रचलित जीडीपी है और वास्तविक कीमतों के ऊपर जीडीपी है, उन दोनों के बीच में है बटे हुए, यानी कि प्रचलित बटे हुए वास्तविक इंटू 100 जो है यह हमारे क्या होता है, जीडीपी अवस्थितक होता है। फिर अगला आता है खर्च योग्य जो व्यक्ति का आय है, यानी कि खर्च करने के लिए एक व्यक्ति की जो आय है वो बेसिकली व्यक्ति जो आय है हमारी टोटल, उसमें से प्रत्यक्ष कर को जो है वह घटा दिया जाता है, तो वो हमारे पास में खर्च योग्य निकल कर आ जाती है। यानी कि इसमें गलत जो है वह ऑप्शन नंबर बी जो है वह इसमें गलत हो जाता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है गरीबी की गणना जो है उसको करने के लिए गठित की गई आपके सुरेश तेंदुलकर जो समिति है उसके संबंध में आपको असत्य कथन जो है वह बताना है। इसका गठन 2005 में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, और इसने अपनी रिपोर्ट 2009 में दी थी, ये भी सही बात है। इसने अपनी गणना जो है वह आपके उपभोग खर्च जो है उसके आधार पर करी कि भाई कोई व्यक्ति जो है वह कितने रुपए खर्च कर सकता है ग्रामीण और शहरी में, उसके लिए आता है, तो बिल्कुल सही बात है। इस समिति के अनुसार 2011-12 के अंदर जो हमारी भारत की जनसंख्या थी उसमें भारत के अंदर गरीबी जो है वह 29 पॉइंट जो है वह 5% थी। क्या नहीं, ये गलत हो जाएगा, यह 21.9% थी उस समय भारत की जनसंख्या का। 21.9% जो है वह हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि बीपीएल में आते थे, जो कि गरीबी रेखा के नीचे थे। तो इसमें जो है वह असत्य कथन कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसमें क्या हो जाता है, आपके असत्य हो जाता है, इसमें गलत हो जाता है। अगला देखिए, अगला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आप एक चीज मान के चलना है, आपके इंडिया इकोनॉमी में जो प्रश्न है वो करंट बेस ही आएंगे, जो हमारा एक प्रकार से जो बेसिक जो हमारा जो है वह अर्थव्यवस्था है या फिर जिसको अपन अर्थशास्त्र या फिर इकोनॉमिक्स कहते हैं, वहां से प्रश्न नहीं आएंगे, आपको करंट बेस प्रश्न पूछे जाएंगे। मानव विकास सूचकांक 2023-24 के लिए आता है, उसके संबंध में सत्य कथन चुनना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से डायरेक्ट आपके प्रश्न आएगा एग्जाम में। पहली चीज आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है, ये एचडीआई की मानव विकास सूचकांक की 2024 का जो सूचकांक है, पहली चीज बता रहा है कि यह सूचकांक 1990 के अंदर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको अपन यूएनडीपी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो हमारा प्रोग्राम है, उसके तहत जो यह शुरू किया जाता है 1990 में। तो पहली बार 1990 के अंदर जो है वह आपके शुरू किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके अंदर 3 आयाम होते हैं, क्या बिल्कुल एकदम 3 आयाम होते हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है स्वास्थ्य, एक होता है शिक्षा और एक होता है जीवन प्रत्याशा, 3 चीजें होती है। इसमें आप देखना कई बार जो है वह इसमें चौथा ऑप्शन लिखा हुआ आएगा कि इसमें जैसे आय लिख देंगे, प्रति व्यक्ति आय, तो वो इसमें शामिल नहीं होती है। इसमें एक तो हेल्थ शामिल होता है व्यक्ति का, एक व्यक्ति का एजुकेशन शामिल होता है, तीसरा होता है उसकी जीवन प्रत्याशा। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा ये 3 ही आयाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या फिर मानव विकास सूचकांक के। वर्तमान के अंदर भारत जो है वह 0.644 एचडीआई स्कोर के साथ में दुनिया के अंदर 134वें नंबर पर जो है वह है, बिल्कुल ये भी एकदम सही बात है। इसके अंदर आपको क्या करना है, सत्य कथन चुनने हैं। अगला देखिए, इस सूची में शीर्ष देश जो है वह स्विट्जरलैंड है, बिल्कुल ये भी सही बात है, यानी कि इसमें उपयुक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, आपके सत्य हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2024 की बात करें, 1990 में पहली बार शुरू होता है, यूएनडीपी के द्वारा इसको जो है वह शुरू किया जाता है या फिर जारी किया जाता है। भारत की रैंक 2024 के अंदर मानव विकास सूचकांक के अंदर कितनी है, 134वीं रैंक जो है वह भारत की आती है। इसके अंदर 3 जो है वह आयाम शामिल होते हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और जीवन प्रत्याशा इसमें आती है। और इस बार जो पहले नंबर पर रहा है वो स्विट्जरलैंड इसमें आता है, ये जरूर याद रखना है। 134th जो इस बार भारत की रैंक रही है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, सही इसमें ई हो जाएगा।
वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2024, ये भी एक और इंपॉर्टेंट आता है जिसको अपन बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि वहाँ के लोग जो है वह कितने खुश है, उसको जो है वह किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक आपको इसके बारे में बताना है कि कौन सा असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है यानी कि सत्य कथन कौन सा है, यानी कि सत्य ही पूछ रहा है। यह सूचकांक जो है वह यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि यूएन के जो SDSN जो आपके संस्था है, यूएन का एक हिस्सा है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा जो है यह आपके जारी किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन डेवलप आपके जो एक प्रकार से वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है वो आपके इसके द्वारा जारी होता है। इसमें खुशहाली को मापने के जो है वह 12 कारक है। बिल्कुल ये भी सही बात है, जो हमारा खुशहाली सूचकांक होता है इसमें टोटल 12 जो है वह कारकों को लिया जाता है। जैसे कि इसमें 3 कारक है, वैसे ही खुशहाली सूचकांक में 12 कारक आते हैं। इस सूचकांक में भारत जो है वह दुनिया में 126वें नंबर पर है। ये अगेन आप याद रखना है, 126 जो है वह आपके कौन है, भारत है। किसके अंदर, विश्व खुशहाली सूचकांक या फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। इसमें शीर्ष नंबर पर जो है वह आपके फिनलैंड आता है और अंतिम स्थान के ऊपर अफगानिस्तान है। ये भी एकदम सही बात है, यानी कि सारे के सारे कथन इसमें सत्य हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रहे तो ये तो जरूर रैंक याद रख लेना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134वीं है और हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या फिर खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126वीं है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। टॉप पर फिनलैंड है, लास्ट में अफगानिस्तान है। 12 इसमें कारक होते हैं। UNSDSN के द्वारा यह आपके जारी किया जाता है, जबकि ये UNDP के द्वारा जारी होता है। 3 आयाम है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा, और इसमें 134वीं रैंक भारत की है। टॉप पर जो है वो स्विट्जरलैंड आपके निकल कर आता है। अगला प्रश्न जो है वह आप देखिए, अगला प्रश्न अपने को जो है वह क्या कह रहा है। अगला प्रश्न जो है वह अपने को बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह स्टैगफ्लेशन या फिर जिसको अपन अवरुद्ध मुद्रास्फीति कहते हैं उसको सही तरीके से परिभाषित करता है। कौन सा कथन ऐसा है जो कि स्टैगफ्लेशन को बताता है। स्टैगफ्लेशन जो है इसका मतलब होता है निरंतर रूप से जो है वह मुद्रास्फीति बढ़ते रहना, वो एक प्रकार से स्टैगफ्लेशन कहलाता है। मुद्रास्फीति तथा मुद्रा अवस्फीतक दोनों का एक साथ होना ये तो हो ही नहीं सकता। अगला है तीव्र मुद्रास्फीति के स्थान के ऊपर निम्न बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर निम्न जो है वह कैसे होगी, बेरोजगारी दर तो जो है वो ज्यादा होती है उल्टा स्टैगफ्लेशन के अंदर, जैसे जैसे आपके इन्फ्लेशन बढ़ रहा है रेगुलर। खाद्य सामग्री तथा ईंधन को छोड़कर जो है वह बाकी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ये भी नहीं होगा। कीमत सारी की सारी जो है वह चीजों की बढ़ती है स्टैगफ्लेशन में। तीव्र मुद्रास्फीति के साथ साथ उच्च बेरोजगारी दर जो है वह भी पाई जाती है। ये एकदम इसमें सही होगा कि भाई मुद्रास्फीति भी जो है वह तेजी से बढ़ रही है, उसके साथ साथ में बेरोजगारी दर भी जो है वह तेजी से बढ़ रही है, सारी वस्तुओं की कीमतें भी इसमें बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वह सही तरीके से स्टैगफ्लेशन को जो है वह आपके परिभाषित करता है। अगला देखिए, अगला क्या बोल रहा है। 3 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा जो है वह लॉन्च की गई पीएम इंटर्नशिप जो योजना है, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, ये इस बार आरएस प्री में पूछी जाएगी। ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है। पीएम इंटर्नशिप, प्रधानमंत्री जो आपके स्कॉलरशिप है या फिर इंटर्नशिप जो आपके योजना है, इसके तहत प्रशिक्षणार्थी को देय प्रति माह जो भत्ता है ये कितना है। देखिए बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इंटर्नशिप योजना शुरू की गई। जैसे राजस्थान के अंदर बेरोजगारी भत्ता योजना है जो चल रही है, उसी की तर्ज पर आप इसको मान सकते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना, जिसमें बेसिकली केंद्र सरकार के द्वारा जो है वह 5,000 रुपए जो है वो इसमें दिए जाएंगे। इस 5,000 रुपए में से 4500 जो रुपए है ये तो कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, और बाकी जो 500 रुपए है ये वो कंपनी देगी जिस कंपनी के अंदर उस व्यक्ति को भेजा जाएगा। अब पहली चीज तो ये हो गई कि 5,000 रुपए तो उसको मिलेंगे हर महीने के। उस महीने के अंदर वो क्या करेगा, कंपनी में जाएगा, वहां पर जाकर अपनी स्किल डेवलप करेगा, वहां पर कुछ ना कुछ काम सीखेगा। वो कौन सीखेगा, जो प्रशिक्षण लेने वाला है बच्चा जो भी है। तो हर महीने उसको 5,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें 4500 तो देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 500 रुपए वो कंपनी देगी जिसमें वो काम सीखने जा रहा है। दूसरी चीज, उस व्यक्ति को एक मुश्त जो है वह 6,000 रुपए दिए जाएंगे कि भाई तेरे को स्टार्टिंग में कुछ पैसे चाहिए तो 6,000 रुपए उसको इस पीएम इंटर्नशिप के तहत एक साथ दिए जाएंगे 6,000। उसके बाद में 5,000 जो है वह हर महीने मिलेंगे। 4500 इधर आ जाते हैं, 500 जो है वह आपके इधर निकल कर आते हैं। ये आपके कौन सी आती है, पीएम इंटर्नशिप योजना आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है जिसके बारे में आपके प्रश्न बनना इस बार लगभग जो है होते हैं इसके अंदर, और आप इसको डिटेल में देख लेना है। इसको शुरू कब किया गया था ये डेट जरूर याद रखना है, 3 अक्टूबर के दिन, गांधी जी के जन्म दिवस के अगले ही दिन जो है वो शुरू होती है आपके पीएम इंटर्नशिप।
अगले देखिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री जो आपके मुद्रा योजना चल रही है, पीएम मुद्रा योजना जो चल रही है, उसके अंदर जो अधिकतम ऋण है वो पहले बेसिकली दिया जाता था आपके 10 लाख रुपए का। उस 10 लाख को जो है वह अब बढ़ा दिया गया है और उसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए जो है वो कर दिया गया है। और इसके लिए जो है वह योजना में एक नई श्रेणी जो है वह जोड़ी गई है। बेसिकली ये 3 श्रेणी के अंदर ऋण दिया जाता था या फिर अभी भी दिया जाता है। एक आता है शिशु, एक आता है इसके अंदर किशोर, एक आता है किशोर और एक आता है आपके तरुण। तो तरुण जो है इसको पहले 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था। अब इसमें इस 10 लाख को जो है वह बढ़ा दिया गया है और एक श्रेणी भी बढ़ा दी गई है। उस श्रेणी को नाम दिया गया है तरुण प्लस। और तरुण प्लस के अंदर जो है वह अब ये राशि कितनी हो गई है, 20 लाख रुपए ये राशि हो गई है। यानी कि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए मैक्सिमम ऋण की जो लिमिट है वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कर दिया गया है। और उसके लिए एक नई जो है वह आपके श्रेणी ऐड की गई है, जिसको क्या कहा गया है, तरुण प्लस के नाम से उसको जाना जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से पूछा जा सकता है। अगला देखिए, नीति आयोग जो है इसकी स्थापना कब होती है? नीति आयोग की स्थापना कब होती है? पहले योजना आयोग जो है वह चल रहा था अपना। योजना आयोग जो है उसको खत्म किया गया 2014 के अंदर। और 2014 के अंदर जब ये खत्म होता है उसके बाद में इसकी जगह पर नीति आयोग आता है, जो कि 1 जनवरी 2015 से वर्क करने लग जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन जो है वह भारतीय वस्तु एवं सेवा कर जो परिषद है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की यह बात कर रहा है। जीएसटी जो हमारी परिषद है, जीएसटी जो काउंसिल है उसकी बात कर रहा है, उसके अंदर जो है वह हिस्सा नहीं है, यानी कि शामिल जो है वह इनमें से कौन नहीं है? तो केंद्र की वित्त मंत्री तो होगी, तो वो तो है ही है, इसमें तो वो तो होना ही है। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ये नहीं होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते हैं। राजस्व या फिर वित्त के प्रभारी जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल एक बार केंद्र सरकार के अंदर जो राज्य मंत्री का दर्जा है वो भी इसमें शामिल होते हैं। प्रत्येक राज्य के जो हमारे वित्त प्रभारी है, यानी कि वित्त प्रभारी मंत्री जो भी हमारे राज्यों के अंदर वित्त मंत्री होते हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। अगर किसी राज्य में वित्त मंत्री नहीं है तो वहां की सरकार के द्वारा जिसको नामित किया जाएगा वो मंत्री वहां पर जाता है। ये भी इसमें क्या हो जाएगा, आपके सही हो जाएगा। यानी कि इसमें गलत क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल जो है वो जीएसटी काउंसिल के सदस्य नहीं होते हैं। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति जो है इसको कम करने की विधि है। आपने जो भारत के अंदर जो हमारे भारत के अंदर जो है वह मुद्रास्फीति को कम कैसे किया जा सकता, अपन स्टार्टिंग में बहुत सारी चर्चा करी है इन्फ्लेशन के ऊपर, मुद्रास्फीति के ऊपर। तो मुद्रास्फीति को कम करना है, अपने को क्या करना है, कम करना है मुद्रास्फीति। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, मुद्रास्फीति कम कब होगी, इन्फ्लेशन कम कब होगा, जब लोगों की मांग जो है वह क्या रहेगी, हमारी मांग जो है वो कम रहेगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं मांग जो है वह हमारे कम रहेगी। और मांग जो है ये कम कब रहेगी, जब लोगों के पास में पैसे जो है वह क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो सीधा सा आप जोड़ लीजिए, इन्फ्लेशन कम का मतलब हो गया डिमांड कम है, डिमांड कम का मतलब हो गया पैसे नहीं है। तो लोगों के पास में पैसे कम से कम जाने चाहिए। अब लोगों के पास पैसे कम से कम कहां से जाएंगे भाई, सरकारी व्यय के अंदर अगर अपन कटौती करें हैं तब क्या होगा। सरकारी व्यय का मतलब हो गया कि अगर सरकार जो लोन दे रही है, जो ऋण दे रही है, सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है, अगर वो लोन या फिर ऋण जो है वो अगर सरकार क्या कर देती है, कम कर देती है, तो लोगों के पास में पैसे कम जाएंगे, जिसकी वजह से डिमांड कम आएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो अगर मुद्रास्फीति को कम करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सरकारी जो खर्चे हैं, जो व्यय है, उसमें कटौती की जाए। अगर व्यय में अपन वृद्धि करेंगे तो ऐसी कंडीशन में तो जो है वो लोगों के पास पैसे ज्यादा जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सेंट्रल बैंक जो हमारा आरबीआई है द्वारा अधिक मुद्रा जारी करना, मुद्रा अगर ज्यादा जारी हो जाएगी तो लोगों के पास में पैसे ज्यादा जाएंगे, डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, अगेन इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और वित्त मंत्री के द्वारा कर जो है उनकी दरें को कम करना, अगर टैक्स कम लगेगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा, ऐसी कंडीशन में भी वापस क्या हो जाएगा, आपके पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इन्फ्लेशन ज्यादा। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाता है। अगला देखिए, अगला अपने को क्या बोल रहा है, किसी परिबद्ध यानी कि बंद जो आपके अर्थव्यवस्था है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ कोरिया, अपने उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया की अगर अपन बात करें तो नॉर्थ कोरिया की जो हमारी वहां की इकोनॉमी है वो कैसी है, बंद इकोनॉमी है, जिसका किसी अन्य देश के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन जो है वह नहीं होता, अन्य देश के साथ में कोई लेन देन नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है वह सही है। अब देखिए, मान लीजिए कि आपका ये देश है, अगर आप बाहर से भी जो है वह खर्चा कर रहे हैं या फिर बाहर से भी अगर आप पैसे ले रहे हैं या फिर पैसे दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए जो है वह क्या निकल कर आएगा, जीएनपी निकलेगा। क्योंकि जीएनपी किसको बोलते हैं, जीएनपी होता है बेसिकली जीडीपी प्लस एनएफआईए,
यानी कि जो भी हमने बाहर से, जो भी हमारे भारत के लोग बाहर रहकर कमा रहे हैं या फिर बाहर के लोग भारत में रहकर कमा रहे हैं, उन सब का जो डिफरेंस है वो NFIA हो जाता है। अगर ये बेसिकली से GDP में ऐड होता है, जब क्या निकलता है, GNP निकलता है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था है तो उसका तो विदेश से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये चीज तो इसमें से हट ही जाएगी। तो पीछे क्या बढ़ जाएगा, आपके GNP बराबर क्या हो जाता है, आपके GDP हो जाता है। यानी कि उसकी GDP जो है वही क्या हो जाती है, GNP हो जाती है। ये इसके लिए एकदम सही हो जाएगा, बाकी इसमें कोई भी जो है वह नहीं बैठ रहा है। अगला देखिए, निम्न में से सही लेखांकन जो समीकरण है, यानी कि ऑडिटिंग का जो आपके समीकरण जो है वह इनमें से कौन सा एकदम सही है, यह आपको जो है वह बताना है। देखिए, पूंजी किसको कहते हैं, पूंजी जो है वह परिसंपत्ति या प्लस देयता होती है। देयता का मतलब होता है एक प्रकार से जो आपको देना है, जो आपने किसी से लिया है वो आपको वापस लौटाना है। अगर वो आपके पास में आया है तो वो आपकी पूंजी में ऐड नहीं हो रहा है, वो आपके ऊपर एक प्रकार से भार बना हुआ है, उसको आपको वापस लौटाना है। तो आपके पास में जो भी परिसंपत्तियां हैं, उन परिसंपत्तियों में से आप देयता को घटाओगे, उसके बाद में जो बचेगा वो आपकी पूंजी होगी। मान लो कि जैसे मेरे पास में 10 लाख रुपए थे, मैंने अपने मित्र से जो है वो 5 लाख रुपए और ले लिए, अभी मेरे पास में 15 लाख रुपए आ गए। 15 लाख रुपए मेरी परिसंपत्ति है, लेकिन वो 15 की 15 मेरी पूंजी नहीं है। उसमें से देयता जो 5 लाख है वो घटाऊंगा, तब बचा हुआ जो 10 लाख है वो मेरी पूंजी होगी खुद की। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस आना चाहिए था। उसके बाद में है लाभ बराबर है परिसंपत्ति या माइनस देयता। बेसिकली यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो आपके लाभ होता है, लाभ बेसिकली क्या है, जो हमारी परिसंपत्ति है, यानी कि हमने किसी से लिया भी है या फिर हमने किसी को दिया भी है, जो भी है बेसिकली वो हमारी बेसिकली उन सबको जोड़कर जो है वो क्या हो जाता है, परिसंपत्तियां है। और परिसंपत्तियों में से अगर देयता को घटाएंगे तो क्या बनेगी, वो पूंजी बनती है, ना कि लाभ बनता है। तो लाभ तो जो है वह हमारा क्या होता है, लाभ का मतलब हो जाता है हमारे पास में जो कुल जो हमारे पास में पूंजी है, या फिर अपन कह सकते हैं जो हमारे पास में कुल परिसंपत्ति है, पूरी संपत्ति जो हमारी टोटल है, परिसंपत्ति जो हमारी टोटल परिसंपत्ति है, इस कुल परिसंपत्ति में से बेसिकली लाभ क्या होता है, जो भी कुल परिसंपत्ति है इसके अंदर अगर अपन सारी की सारी जो हमारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा जो भी लागत लगा है अगर उसको हम घटा देते हैं, अन्य जो भी हमने जो है वह परिचालन व्यय किया है वो उसको अगर अपन घटा देते हैं, जो भी हमारे उस चीज के ऊपर टैक्स लगने वाला है वो घटा देते हैं, उस कंडीशन में जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारा लाभ है। तो हमारी कुल परिसंपत्ति में से मान लीजिए हमने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुल परिसंपत्ति है 10 लाख की कोई गाड़ी है, अब उसको हमने बनाने के ऊपर 5 लाख खर्च किए हैं, उसके ऊपर अन्य व्यय हमने 1 लाख कर दिया है, उसके ऊपर सरकार टैक्स ले लेगी 1 लाख, तो 7 लाख इसमें से घटा दीजिए, उसके बाद में जो हमारे पास 3 लाख बचे वो हमारा लाभ है। तो परिसंपत्ति में से लागत, व्यय, कर ये सब घटेगा, ना कि देयता घटती है, देयता नहीं घटती है इसमें से, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर है परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां किसको कहेंगे, इक्विटी प्लस देयता जो है यह हमारी क्या होगी, परिसंपत्ति। तो बिल्कुल ये एकदम सही बात है, जो हमारी देयता है, जो हमें देना है वो भी इसमें ऐड होता है, और इक्विटी जो आपके पास में खुद के जो धन है वो भी इसमें ऐड होता है, उन दोनों को मिलाकर जो है वो परिसंपत्ति कहा जाता है। ये एकदम सही है। और परिसंपत्ति में से अगर अपन देयता को अगर घटा देंगे तो इक्विटी यानी कि अपनी पूंजी निकल कर आ जाती है। उसके बाद में है देयता बराबर होती है पूंजी प्लस परिसंपत्ति है, ये गलत हो जाएगा। देयता बेसिकली किसको कहेंगे, परिसंपत्ति के अंदर जो है वह क्या शामिल होती है, परिसंपत्ति में आपकी देयता भी शामिल होती है। आपने किसी से उधार ले रखा है वो परिसंपत्ति में ऐड होता है, लेकिन पूंजी के अंदर जो है वह परिसंपत्ति में से देयता घट जाती है। तो देयता का मतलब होता है आपकी जो परिसंपत्ति है उसमें से आप पूंजी को घटा दीजिए। यहां पर ये परिसंपत्ति माइनस पूंजी हो गया, तब आपके पास में क्या निकल कर आएगा, आपको जितने पैसे देने हैं किसी को वो आपकी देयता निकल कर आएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप इस चीज को जो है वो शब्दों से समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वह सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला आता है आपके कि यदि किसी को, देखिए अगला प्रश्न जो है वो अपनों को क्या बोल रहा है कि यदि किसी को यदि किसी मुद्रा को जो है वह बेसिकली, अगर किसी मुद्रा को अपन क्या करें, यदि किसी मुद्रा को जो है वह, यदि किसी मुद्रा को मूल्य, किसी मुद्रा का मूल्य जो है वह उस वस्तु से ज्यादा है जो उसे बनाने के अंदर काम में ली गई है, तो उस मुद्रा को जो है, मुद्रा के प्रकार को क्या कहा जाता है। मान लीजिए कि जैसे कि सरकार ने अगर 1 रुपए का सिक्का बनाया ना, उस सिक्के में जितना मटेरियल लगा है उसकी कीमत 1 रुपया है। 5 रुपए का अगर सिक्का बनाया है तो उस 5 रुपए का जो सिक्का है उसके अंदर जो मटेरियल लगा है, जो माल लगा है, उसकी जो कीमत है, उस माल की कीमत 5 रुपए है, इसलिए वो 5 रुपए का हो गया। अब इसमें प्रश्न के अंदर ये कह रहा है कि मान लो कि सिक्का तो बना दिया आपने 20 रुपए का फॉर एग्जाम्पल, और उसकी कीमत जो है वह 1 रुपए है, जितनी कीमत का वो उसमें माल लगा है उतनी कीमत का वो सिक्का है नहीं। बेसिकली 20 रुपए का आपने बनाया है लेकिन माल उसमें 1 रुपए का है, तो ऐसी कंडीशन में यही होगा कि यदि किसी मुद्रा का मूल्य जो है वह उस वस्तु से ज्यादा है, मूल्य
तो उससे ज्यादा है, बाकी जो उसमें बनाने में काम में लिया गया है उस वस्तु से बहुत ज्यादा उसका मूल्य रखा गया है। ऐसी मुद्रा के प्रकार को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है प्रतीक मुद्रा। क्या बोलते हैं? प्रतीक मुद्रा के रूप में जाना जाता है। वैकल्पिक मुद्रा वो हो जाती है जिसको अपन किसी दूसरी मुद्रा को भी यूज में कर सकते हैं एक जगह पर दूसरी जगह पर, ठीक है। अगला देखिए, भारत सरकार के द्वारा किसी भी कंपनी को जो है वह महारत्न कंपनी का दर्जा देने के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस बार का, ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि महारत्न कंपनी जो है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बनाया गया है 14वां महारत्न। तो आपको पूछा जा सकता है किसी भी कंपनी को महारत्न कब कब बनाया जा सकता है? पहला कथन है कि कंपनी शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। बिल्कुल एकदम सही बात है, शेयर बाजार के अंदर वो कंपनी सूचीबद्ध होनी चाहिए तभी उसको महारत्न का दर्जा मिलता है। दूसरा आता है आपके कंपनी का टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ रुपए का होना चाहिए सालाना। ये भी एकदम सही बात है, 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए तभी वह महारत्न बन सकती है। कंपनी का व्यापार जो है वह विदेशों तक जो है वह विस्तृत होना चाहिए, यह भी एकदम सही बात है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वह पूरे विश्व में फैली हुई है, तो विश्व के अंदर भी उसका व्यापार होना चाहिए। पूर्व में कंपनी जो है वो नवरत्न कंपनी का दर्जा होना चाहिए, पहले से वो नवरत्न होनी चाहिए, उसके बाद में ही वो जो है वह महारत्न बनाई जाती है। तो पहले से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न के रूप में शामिल थी, वो अब जो है वह क्या बन रही है? महारत्न कंपनी बन रही है। इसका मतलब सभी जो शर्तें हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएगी? इसमें मान्य हो जाती है। अगला देखिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ट्राइफेड की ये बात कर रहा है, उसके संबंध में आपको असत्य कथन बताने हैं। यानी कि ट्राइफेड के संबंध में जो है वह आपको असत्य कथन बताने हैं कि गलत कथन जो है वह ट्राइफेड के अंदर कौन सा होगा। ट्राइफेड में देखिए, सबसे पहला आता है आपकी इसकी स्थापना जो है वो 1987 में होता है। बिल्कुल सही बात है, ट्राइफेड की स्थापना 1987 में होता है। ट्राइफेड बेसिकली जो है वह ट्राइबल एरियाज के लिए है। ट्राइबल का मतलब जनजातीय या आदिवासी जो क्षेत्र है उनके लिए। तो इसका मुख्य कार्य है आदिवासी जो कृषि है उनके आदिवासी कृषि और उनके जो वन उत्पाद है उनका विपणन करना। तो ट्राइफेड का मुख्य कार्य यही होता है कि ट्राइबल एरियाज के अंदर जो भी कृषि कर रहे हैं वहाँ के आदिवासी, उनके माल को जो है वो वहाँ से निकाल कर विपणन में लेके जाना, साथ साथ में उनका जो वन उत्पाद है उसको जो है वह मार्केटिंग के लिए विपणन के लिए लाना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। यानी ये भी सही है। ट्राइफेड जो है ये गेहूं और चावल के लिए भारतीय खाद्य निगम जो आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है FCI उसके तथा मोटा अनाज वन उत्पाद के लिए जो है वह नेफेड के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये भी एकदम सही बात है। जो आपका आपके FCI होता है इसको गेहूं और चावल जो है वह ट्राइबल एरिया से लाकर ट्राइफेड इसको देता है एक एजेंट के रूप में। ये इसमें जो है वह आपका सही हो जाएगा। तो असत्य कथन इसमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1991 के अंदर भारत में हुए जो आर्थिक सुधार है, इस बार आर्थिक सुधार का प्रश्न आपको पूछा जा सकता है क्योंकि मनमोहन सिंह जी जिन्होंने इसको लागू करवाया था, बहुत बड़ा उनका योगदान था, उनका निधन हो गया है, तो उनके बारे में जो है ये संदर्भित होता है, इसलिए पूछा जा सकता है। तो 1991 के जो आर्थिक सुधार थे उनके संबंध में कौन सा कारक जो है वो उत्तरदायी नहीं था? ऐसा कौन सा कारक नहीं था जिसकी वजह से हमें जो है वह LPG लाना पड़ा? LPG लाने के कई सारे कारण थे, उनमें से कुछ कारण इसमें से दिए हुए हैं। एक कारण ऐसा है जो कि नहीं होगा, जैसे कि पहला है अर्थव्यवस्था के अंदर स्थगित मुद्रास्फीति का होना। हमारी मुद्रास्फीति जो है यह स्थगित नहीं थी, यह बहुत ज्यादा हाई हो चुकी थी। स्थगित तो थी नहीं, स्थगित होती तो हमारे को इतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, कुछ समय बाद में अपन जो है वो वापस रिवाइवल कर जाते, लेकिन रिवाइवल नहीं कर पाए। इसका मतलब ये स्थगित मुद्रास्फीति जो है ये हमारा इसका मुख्य कारण नहीं था। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो है उनका खराब प्रदर्शन, बिल्कुल बहुत खराब प्रदर्शन हो रखा था। जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे उनका खराब प्रदर्शन था, इसलिए लाना जरूरी था LPG। देश के जो राजकोषीय घाटा है उसमें भी वृद्धि हो रही थी, इसलिए भी लाना जरूरी था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसके अंदर भी गिरावट आ गई थी, इसलिए भी लाना जरूरी था। यानी कि इसमें जो है वह उत्तरदायी कारण A नहीं होगा, जो कि मुद्रास्फीति बेसिकली बढ़ रही थी, हमारे स्थगित नहीं थी। अगला देखिए, अगला कथन अपने को क्या बोल रहा है? अगला कथन अपने को जो है वह क्या बोल रहा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है BSE, उसके संबंध में आपको असत्य कथन जो है इसका चयन करना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1 जुलाई 1975 को होती है। 1975 को तो होती नहीं है, ये 1875 को जो है वह स्थापित हो जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि इसमें से जो है वह असत्य कथन आपको चुनना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? ठीक है, हाँ सही है, इसमें असत्य कथन तो यही हो गया, फिर यही हो गया। फेरवानी समिति की सिफारिश पर BSE की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी कमेटी पर होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख जो सूचकांक है वो सेंसेक्स है, बिल्कुल ये भी सही बात है, सेंसेक्स इसके अंदर आता है। सेंसेक्स का आधार वर्ष 1900 जो है वह 78-79 है, ये एकदम सही बात है। यानी कि इसमें गलत कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर A जो है वह इसमें गलत हो जाता है आपका। अगला देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न अपने को बोल रहा है, देखिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST जो है उसके संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। GST के बारे में,
जीएसटी जो है उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसद के अंदर जो है वह 101वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। ये 101वां नहीं था, ये 122वां संविधान संशोधन विधेयक था, यानी कि ये इसमें जो है वह गलत कथन हो जाएगा, ये गलत है इसमें। अगला है भारत के अंदर जीएसटी जो कि कनाडा का मॉडल जो है वो उसके ऊपर आधारित है और 1 जुलाई 2017 को हमारे यहाँ पर जीएसटी लागू होती है। ये एकदम इसमें सही बात है, ये इसमें गलत कथन हो जाता है, यानी कि इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो केवल 2 जो है ये इसमें सत्य होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, इनको आपको क्या करना है, मिलान करना है और आपको सुमेलित करके जो है वो ढूंढना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो होता है इसमें क्या शामिल है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था जब राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ा था। प्राथमिक क्षेत्र में आता है जो हमें डायरेक्टली जो है वह मिलता है, प्रथम बार जो है वो उत्पादित होता है, जैसे कि आपके खनन है और आपके कृषि जो है, यह किसका हिस्सा आते हैं, अपने प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा आते हैं, यानी कि 2 के साथ। द्वितीय क्षेत्र उसके बाद में तृतीयक दिया हुआ डायरेक्ट। द्वितीय क्षेत्र जो है इसमें इंडस्ट्री आती है, औद्योगिक जो क्षेत्र आता है, विनिर्माण आता है, ये इसमें आता है। तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा क्षेत्र आता है। अब देखिए यहाँ पर बैंकिंग परिवहन भी दिया हुआ है, यहाँ पर शिक्षा खोज और अनुसंधान दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अपने को जो है वह स्पेशली किसकी बात करनी है, तृतीय क्षेत्र की। तो सेवा जो आपके क्षेत्र है या फिर सर्विस सेक्टर है उसमें स्पेशली बैंकिंग है, परिवहन है, ये सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। और आपके अर्थव्यवस्था का चौथा क्षेत्र उसको बोलते हैं जिसमें किसी स्पेशलिस्ट जो है उसका योगदान आ जाता है, विशेषज्ञ का आ जाता है। तो कोई खोज और कोई अनुसंधान है या फिर शिक्षा है, ये आपके किसका आएगा, वो आपके चतुर्थ क्षेत्र का माना जाता है। तो इसमें अगर आप मिलान करेंगे तो ए जो है वह 2 के साथ में होगा, बी जो है वह 4 के साथ में होगा, सी जो है वह 3 के साथ में, डी जो है वो 1 के साथ। तो 2 4 3 1 इसका राइट आंसर होगा, 2 4 3 1 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अपने को अगला प्रश्न जो है वो क्या बोल रहा है, भारत सरकार के द्वारा जो है वो विशेष आर्थिक जो नीति है और अधिनियम है उसके क्रमशः संबंधों में वर्ष का सही युग्म कौन सा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है ये, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उसकी नीति जो है वह भारत में लाई जाती है सन 2000 के अंदर, सन 2000 में लाई जाती है। और अधिनियम जो है, जो सेज एक्ट है, ये 2005 के अंदर बनता है, यानी कि पहले आपको किसको देखना है, नीति को। नीति सन 2000 की है और जो हमारा एक्ट है, अधिनियम जो है वो 2005 का है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसमें सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रचलित जो हमारी कीमतें हैं यानी कि जो हमारी प्रचलित कीमतें हैं उसके आधार पर भारत के क्षेत्रवार योगदान प्रतिशत का सही युग्म कौन सा है। एक तरफ आपको क्षेत्र दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको उनका योगदान दिया हुआ है जीडीपी के अंदर, कि भाई जैसे हमारे सेवा क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों के ऊपर कितना बताया हुआ है, 54.72% बताया हुआ है, बिल्कुल सही बात है। उद्योग क्षेत्र हमारा 27.62% है, बिल्कुल सही बात है। और कृषि क्षेत्र हमारा 17.66% है, ये भी सही बात है। भारत के अंदर जो है वह प्रचलित कीमतों के आधार पर जो है, प्रचलित कीमतों के आधार पर जो है आपके 2023-24 की जो हमारे आर्थिक समीक्षा थी उसके अंदर अगर अपन बात करें तो सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान रखता है 54.72, फिर उद्योग है 27.62, फिर कृषि है 17.66, यानी कि सही युग्म जो है वह सारे के सारे ही इसमें सही हो जाएंगे। आप मोटा मोटा याद रख लीजिए, बस 17 है, 27 है और आपके 54 आते हैं। वित्त वर्ष 2024 के अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का निर्यात जो है वह आपके विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यात जो है उसका कितना प्रतिशत और किस स्थान पर रहा था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये स्पेशल इस बार इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि विश्व में जितना भी निर्यात हुआ था, किस चीज का निर्यात हुआ था, सेवा क्षेत्र का निर्यात हुआ था, उसमें जो भारत है ये 5th नंबर पर आता है। और भारत से ये निर्यात कितना हुआ था, तो विश्व के कुल निर्यात का 3.4% ये निर्यात हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह एकदम सही हो जाएगा। भारत सेवा क्षेत्र के निर्यात में 5वें नंबर पर था और 3.4% जो है वह निर्यात करता है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसका शुभारंभ कब होता है। तो इस योजना का शुभारंभ होता है 1 फरवरी आपके 2019 के दिन इसका शुरुआत होता है, 1 फरवरी 2019। श्रम योगी मानधन योजना बेसिकली ये कहती है कि 18 से 40 वर्ष के जो भी आपके पुरुष या फिर जो भी व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, आपके जिसका 15,000 रुपये से जो है वह आय जो है वह मासिक आय जो है वह मासिक आय जो है वह 15,000 से क्या होनी चाहिए, उसकी कम होनी चाहिए। वो व्यक्ति 18 से अगर 40 के बीच में है तो वह प्रति माह जो है वह एक प्रीमियम राशि अगर जमा करवाता है तो उस व्यक्ति को 60 वर्ष के बाद में जो है वह क्या दिया जाएगा, सरकार के द्वारा पेंशन दी जाएगी, कितनी, 3,000 रुपये दी जाएगी। यह हमारे पीएम जो हमारा श्रम योगी मानधन योजना है उसके अंदर शामिल किया जाता है। 1 फरवरी 2019 को यह शुरू होती है। अगला प्रश्न, भारत के अंदर वर्तमान में राष्ट्रीय आय जो है उसकी
गणना किसके द्वारा की जाती है, सबसे उपयुक्त विकल्प जो है इसको चुनना है। तो हमारी जो नेशनल इनकम है, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, ये बेसिकली केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO है, या फिर नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय निदेशालय जो है वो आता है, या फिर राष्ट्रीय आय गणना समिति एवं नीति आयोग आता है। तो इसमें NSO के द्वारा किया जाता है, जो हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, इसके द्वारा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का जो है वह क्या किया जाता है, एक प्रकार से गणना की जाती है। अगला है भारत के अंदर गरीबी के मापन के लिए बेसिकली नीति आयोग जो है इसके द्वारा जो है वह कैलोरी उपभोग के आधार पर क्रमशः ग्रामीण और शहरी जो क्षेत्र के व्यक्ति है उसके लिए कितनी कैलोरी फिक्स कर रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने कई सारी समितियां पढ़ी है, लेकिन स्पेशली जो हमारा नीति आयोग है उस नीति आयोग ने यह कहा है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को 2400 जो है वह किलो कैलोरी जो है वह एक दिन के अंदर चाहिए, प्रतिदिन के हिसाब से बता रखी है। और वहीं अगर अपन बात करें शहरी क्षेत्र में, अगर कोई व्यक्ति है, किसमें है, शहरी क्षेत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति है तो उसको 2100 किलो कैलोरी जो है वह पर डे की जो है वह चाहिए, किलो कैलोरी जो है वह एनर्जी चाहिए। यानी कि 2400 जो है वह ग्रामीण के लिए है, 2400 जो है वह हमारे ग्रामीण के लिए है, और 2100 जो है वह हमारे शहरी के लिए है। ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है, वैश्विक खुशहाली सूचकांक अभी देखा था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो कि प्रति वर्ष जो है वह 6 आधारों के ऊपर जारी किया जाता है, 6 आधार पर जारी होता है। बेसिकली इसमें कारक 12 होते हैं, लेकिन आधार जो इसके मानक होते हैं वो 6 होते हैं। निम्न में से कौन सा जो है वह शामिल नहीं है? देखिए इसमें भ्रष्टाचार से मुक्ति है क्या? बिल्कुल, भ्रष्टाचार से मुक्ति जो है वो इसमें शामिल है। एक प्रकार से सामाजिक जो सहयोग है वो भी इसमें जो है वह शामिल होता है। इसके बाद में अगर अपन अगला देखें तो इसके अंदर जीवन प्रत्याशा शामिल है क्या? बिल्कुल, इसमें जीवन प्रत्याशा भी शामिल है। इसमें जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है वो भी इसमें शामिल होती है, स्वतंत्रता भी इसमें शामिल होती है, उदारता इसमें शामिल होती है। इसके अलावा जो हमारा स्वास्थ्य होता है, बेसिकली स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा से ही जुड़ गया है, तो स्वास्थ्य भी इसमें शामिल होता है, ठीक है ना, ये भी इसमें शामिल होता है। सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति, GDP की जो स्थिति है वो इसमें शामिल नहीं होती है। बाकी आप ध्यान रख लीजिए 6 इसमें टोटल होते हैं, जिसमें से ये मैंने बताई दी है 5। तो भ्रष्टाचार से मुक्ति है, जीवन प्रत्याशा है, स्वतंत्रता है, आय है, स्वास्थ्य है, ठीक है ना, एक सामाजिक सरोकार या फिर सामाजिक जो सहयोग है वो आता है। GDP वाला इसमें नहीं आता है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी जो है इनके अंदर विपरीत संबंध दर्शाया जाता है। किसके अंदर आता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के अंदर। गिन्नी गुणांक बता रखा है, लेफर वक्र है, फिलिप वक्र है और लॉरेंस वक्र है। इनमें से बेसिकली जो हमारा फिलिप वक्र होता है, इस फिलिप वक्र, ये राइट आंसर होगा। फिलिप वक्र के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो हमारे मुद्रास्फीति होती है और जो हमारी बेरोजगारी होती है, इन दोनों के मध्य जो है वह कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर आपके मुद्रास्फीति सबसे ज्यादा है तो बेरोजगारी सबसे कम होगी, और मुद्रास्फीति जैसे जैसे आपके क्या होगी, कम होगी, तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। यानी कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस देश के अंदर मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा होगी वहां पर बेरोजगारी तो बिल्कुल ही नहीं रहेगी, क्योंकि सभी को रोजगार मिलेगा, डिमांड ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो बेरोजगार तो रहेंगे ही नहीं। तो फिलिप वक्र ऐसा है जो कि मुद्रास्फीति और आपके बेरोजगारी के अंदर विपरीत संबंध जो है वह आपके क्या करता है, दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अपने को क्या बोल रहा है कि भारत के अंदर स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो हमारे रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं RRB, उनके संदर्भ में असत्य कथन की बात करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हन जो समिति है उसकी सिफारिश पर की गई। बिल्कुल सही बात है, नरसिम्हन समिति आती है। यह बैंक जो है वह ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अंदर आधारभूत संरचना का विकास करते हैं। ये गलत हो जाएगा, आधारभूत संरचना का विकास नहीं करते हैं, ये केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए है या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र के लिए है, और उनमें भी विशेष रूप से जो हमारे मजदूर वर्ग है या फिर मनरेगा जैसी योजनाएं हैं, इनके लिए ये आपके जो है वो काम करने वाला बैंक है। ऑप्शन बी इसमें गलत होगा, असत्य होगा। इसमें जो है वह केंद्र व राज्य, इसमें केंद्र, उसके बाद में है केंद्र, राज्य और व्यापारिक जो हमारा बैंक होते हैं, ये व्यवसायिक बैंक, उनकी भागीदारी क्रम से 50% इसमें केंद्र की हिस्सेदारी होती है, 15 होती है आपके किसकी, राज्य की होती है, और 35 जो है वह किसकी होती है, आपके व्यापारिक बैंकों की होती है। ये एकदम सही बात है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 में की जाती है, यह भी सही बात है। तो इसमें गलत जो है वह ये हो जाएगा, क्योंकि ये ग्रामीण और अर्ध शहरी में रहते हैं, शहरी में नहीं आते हैं। अगला है कि इनमें से असुमेलित जो है, इसके आपको क्या करना है, पहचान करना है कि इसमें से जो है वह असुमेलित क्या होगा। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो PDS सिस्टम, जिसको अपन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, ये 1945 में शुरू किया गया। बिल्कुल एकदम सही बात है। समेकित बाल विकास योजना 1975 में शुरू होती है। बिल्कुल सही बात है। मिड डे मील जो योजना है ये 1995 में होती है, ये भी सही बात है। कृषि कीमत व लागत आयोग 1975 में ये नहीं होता है, ये बेसिकली आपके 1965 के अंदर स्थापित होता है, कृषि कीमत व लागत आयोग
आयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाता है आपके असम्मिलित हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन या फिर ई श्रम पोर्टल 2.0 की शुरुआत कब की गई। ई श्रम पोर्टल बेसिकली जो भी हमारे श्रमिक वर्ग के जो लोग हैं उनका एक तो इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, एक उनको सरकार की जो भी योजनाएं वगैरह चल रही है उनकी डायरेक्टली उनको जो है वह जानकारी इसके अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर बेसिकली आपको ई श्रम 2.0 की बात कर रहा है, ये दूसरे चरण की बात कर रहा है, और दूसरा चरण 21 अक्टूबर 2024 के दिन जो है वह शुरू होता है, यानी कि कब होता है 21/10/24 को जो है वह शुरू होता है, 21 अक्टूबर 2024 के दिन आपके ई श्रम 2.0 शुरू होता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी मद जो है वह विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर शामिल नहीं होती है। विदेशी परिसंपत्तियां होती है क्या, बिल्कुल होती है, विदेशी परिसंपत्तियां जो है वह इसमें शामिल होती है। विशेष आहरण जो अधिकार होते हैं हमारे स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर जो है वो इसमें शामिल होते हैं। सोना जो है वो भी इसमें शामिल होता है। प्रतिभूतियां इसमें शामिल नहीं होती, कौन सी शामिल नहीं होती, प्रतिभूतियां नहीं होती है। इसके अलावा आईएमएफ के अंदर जो हमारा हिस्सा होता है वो हिस्सा कितना है वो भी इसमें शामिल होता है। तो आईएमएफ का हिस्सा शामिल होता है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में। दूसरा हमारी विदेशी परिसंपत्तियां होती है। तीसरा हमारा विशेष आहरण यानी कि एसडीआर जो है वो शामिल होता है। चौथा इसमें सोना शामिल होता है, यानी कि इसमें प्रतिभूतियां नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, भारत के अंदर जो है वो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो है उसकी गणना के लिए किस विधि की जो है वह प्रयोग किया जाता है। आय विधि आती है, उत्पादन विधि है, व्यय विधि है, तीनों का ही होता है। हमारे यहाँ पर टोटल उत्पादन कितना हुआ वो भी लिया जाता है, आय कितनी हुई है, व्यय कितनी हुई है, उन सबको ऐड करके हम जीडीपी निकालते हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा आपके सही आंसर हो जाता है। अगला देखिए, सहकारिता आधारित जो हमारी कृषि विपणन है उसको बढ़ावा देने के लिए नेफेड, अभी अपन ने बात ही करी थी कि नेफेड का एजेंट कौन होता है, ट्राइफेड होता है, जो कि वन उत्पाद को नेफेड को देता है। उस नेफेड की जो स्थापना है सहकारिता क्षेत्र के अंदर वो कब की गई थी, 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है नेफेड की। फैक्चुअल प्रश्न है, एक बार देख लीजिए। अगला देखिए, वर्ष 2023-24 करंट बेस्ड प्रश्न है। इसके अंदर जो है वह भारत के अंदर सर्वाधिक जो विदेशी निवेश है, यानी कि जो हमारे पास में विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है, उसके अंदर किन देशों से जो है वो सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, सर्वाधिक की बात कर रहा है। तो सर्वाधिक जो हमारे पास में आता है वह कहां से आता है, सिंगापुर से आता है, और हमारे पास में मॉरिशस से आता है। ये हमारे पास में सबसे ज्यादा जो है वह विदेशी मुद्रा भंडार देने वाले हैं, सॉरी अपने जो इन्वेस्टमेंट है सबसे ज्यादा वो देने वाले हैं। बाकी आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो VSR 01 कूपन कोड आप यूज करके और 31 जनवरी तक जो है वह 26% डिस्काउंट ले सकते हैं। अभी जो है वो गणतंत्र दिवस की वजह से 26% डिस्काउंट चल रहा है VSR 01 पर, उसके बाद में ये 21% हो जाएगा। तो फिलहाल आप जो है अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो लेकर टेस्ट सीरीज को अंतिम समय में जो है वो 2-3 आप फुल लेंथ के टेस्ट तो देकर जरूर जाइए, जिससे कि आपको जो है वो पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कितना क्या हमारा टाइम वगैरह जो है वह इसमें कंज्यूम होता है। फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। जो भी आपके 5 क्लासों का मैंने वादा किया था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद में अब जो है वो अपन आरएस के ऊपर चर्चा करेंगे। आरएस का आपका पेपर हो जाएगा 2 फरवरी को। उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे कि पेपर कैसा क्या रहा है, उसका लेवल क्या रहा है, उसमें जो है वह कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, जो भी रहेगा उसके ऊपर अपन बाद में ही चर्चा करेंगे। फिलहाल पेपर होने दीजिए, पेपर के बाद में अपन बात करते हैं। तो इस क्लास को इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।